नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है जीके मैनिया के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री टॉपिक के बारे में। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री टॉपिक या हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है, इतिहास सब्जेक्ट है, उसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लें। तो हिस्ट्री शब्द जो होता है वो लैटिन के भाषा, हिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला हुआ है। ये हिस्टोरिया शब्द से निकला है। इसका मतलब होता है खोजबीन करना। यदि हम हिंदी की बात करते तो हिंदी में ये तीन चीज़ों से यानी इतिहा और आज से मिलकर के बना होता है, जिसका मतलब है कि ऐसा ही हुआ होगा, यानी भूतकाल में कुछ घटनाएं घटी हुई होंगी, उसका एक तार्किक विवरण, एक सीक्वेंस में जो डिस्क्रिप्शन होगा वो इतिहास कहलाता है। और फारसी में इस इतिहास के लिए तवारीख शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि तारीख का बहुवचन होता है, यानी कि तवारीख शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसका मतलब होता है खोजबीन करना, इसका मतलब होता है तारीखों का संकलन, अर्थात कई डेट को, जैसे मान लीजिए 1504 हो गया, 1905 हो गया, ठीक है। तो ऐसे डेट को हमने कलेक्ट कर लिया, इसका एक तार्किक, एक सीक्वेंस में विवरण जो कहलाया वो इतिहास कहलाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतिहास केवल तारीखों का संकलन मात्र नहीं होता है। इस वजह से इतिहासकारों के द्वारा इसे नकार दिया गया, क्योंकि इतिहास से हमें हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के पिता हेरोडोटस नामक व्यक्ति थे और इनके द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की गई। यानी हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो हेरोडोटस के द्वारा वह लिखी गई थी। हम भारतीय इतिहास के बारे में यदि बात करें तो भारतीय इतिहास को सबसे पहले जेम्स मिल नामक व्यक्ति के द्वारा 3 भाग में डिवाइड करने का काम किया गया। और उन्होंने 1817 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, जो कि एक अधिकारी थे, अधिकारी के पद पे नियुक्त थे जेम्स मिल, लीडेल हॉल स्ट्रीट लंदन में। और उन्होंने 1817 ईस्वी में अपनी एक बुक कंप्लीट की, जिसका टाइटल उन्होंने रखा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास। और ये 3 भागों में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, और तीनों को इनके द्वारा सांप्रदायिक नाम दिया गया, यानी कि कम्युनलिज्म का नाम दिया गया इनके द्वारा। और तीनों को अलग अलग नाम दिए गए। जैसे उन्होंने पहले पार्ट का नाम रखा हिंदू काल, दूसरे का नाम रखा मुस्लिम काल, और तीसरे को इन्होंने ब्रिटिश काल कहा। ऐसा क्यों कहना था इनका? क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जैसे जो जानकारी प्राप्त लोग नहीं थे, ऐसे लोगों का शासन था। और यहाँ पर यानी कि भारत में जो सुचारू रूप से सामाजिक व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई वो अंग्रेजों के आने के बाद ही प्रारंभ हुई थी। इसी को जो सांप्रदायिक नाम दिया गया, इसी को हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद हम आज का टॉपिक जो है, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन। यदि हम सबसे पहली बात कि इसके समय को लेकर के हम डिस्कस करें, बात करें, तो इसका समय जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक भी इसका समय माना गया है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है पहले के समय में पूछा जाता था 2500 से 1750 समय, लेकिन प्रेजेंटली देखें तो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जा रहा है समय, तो वो आंसर कहाँ पे आता है, कौन सा आता है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का। तो सिंधु सभ्यता को प्रायः 3 नामों से जाना जाता है।
कौन कौन सा है? तो वो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा की ही खोज की गई थी। यानी हड़प्पा जानकारी में थी, लेकिन इनके द्वारा उत्खनन का काम किया गया था। और उस समय महानिदेशक यानी किसके निर्देशन में इनके द्वारा ये काम किया गया? तो हो जाएगा जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन कराया गया, हड़प्पा की खोज की गई। इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और जॉन मार्शल के द्वारा ही सबसे पहले इस सभ्यता के लिए सिंधु अर्थात इंडस शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण से इसे हम सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और उनके मन में ये क्या विचार आया था कि उन्होंने इंडस शब्द का प्रयोग किया, इसके बारे में तो जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले इस सभ्यता को, जो कि हड़प्पा में पहली बार दिखी थी, उसके लिए सिंधु शब्द का यानी इंडस शब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण से इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है, हमारे दो नाम के लिए यहाँ पे डिस्कस हो चुका है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। तो हड़प्पा पहला प्लेस था जो कि सामने आया, इस वजह से उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया जॉन मार्शल के द्वारा और इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1922 यानी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई। उसके बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक जो दूसरा प्लेस था उसकी खोज होती है। फिर लगातार कई वर्षों तक कई प्लेसेस यानी कई स्थान सिंधु सभ्यता से संबंधित ढूंढे गए और ये देखा गया कि ये जो स्थल हैं ये सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के किनारे या घाटियों में बसा हुआ है, जिसकी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया। ओके, अब हम इसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, यानी सिंधु सभ्यता क्यों फेमस है, इसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, बेसिक चीज़ों की चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। यहाँ पे रूरल लोग यानी कि ग्रामीण सभ्यता यह नहीं थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ अधिकांश जगहों से हमें नगर और दुर्ग के प्रमाण मिले हैं, यानी कि किले और टाउन के एविडेंस यानी टाउन एंड फोर्ट्स के एविडेंस हमें मिलते हैं। और इनका एक डायरेक्शन भी हुआ करता था। नगर प्रायः पूर्वी दिशा में यानी कि ईस्ट साइड में हुआ करते थे और इसके अपोजिट साइड यानी कि दुर्ग जो होते थे यानी पश्चिमी दिशा में दुर्ग स्थापित किए गए थे या किए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और हमें अधिकांश स्थलों से जो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं नगर और दुर्ग के यानी कि नगर और किले के प्रमाण मिलते हैं। नगर पूर्वी दिशा में होते थे जबकि दुर्ग अर्थात किले पश्चिमी दिशा में बनाए जाते थे। इन नगरों को बसाने तथा गलियों के निर्माण के लिए यहाँ पे प्रायः ग्रिड पद्धति का जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वही बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन नगरों को बसाने तथा गलियों के निर्माण के लिए प्रायः ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था, जिसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि हम ये देखेंगे तो ये आपका 90 एंगल पे क्रॉस करता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्लॉट है और हमने इस तरीके से करके उस पर पहले रोड बनाया सीधा सीधा, तो ये जो रोड एक दूसरे को काटेगा वो 90 एंगल पे क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसी को यानी इसी टेक्निक को कहा गया ग्रिड पद्धति। और इसी पद्धति की वजह से यानी कि अपने नगर नियोजन की वजह से सिंधु सभ्यता विश्वविख्यात थी। यानी कि समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता की हम बात करें, चीन की सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, ईरान की सभ्यता की बात करते हैं, तो वो सभी की सभी सभ्यताएं भी
नगरीय सभ्यताएं थी। लेकिन जैसा सिंधु सभ्यता में हमें प्लानिंग देखने को मिलता है, वैसा किसी सभ्यता में प्लानिंग, टाउन प्लानिंग सिस्टम यानी कि नगर विन्यास या नगर नियोजन नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण से सिंधु सभ्यता वर्ल्ड फेमस हो जाती है। अर्थात सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए अर्थात टाउन प्लानिंग सिस्टम के लिए विश्वविख्यात थी। और यहाँ पर मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था या किया जाता था। इन ईंटों का अनुपात 4:2:1 यानी 4:2:1 होता था। इन ईंटों को टेराकोटा भी कहा जाता था। यहाँ पे टेराकोटा शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिक्कों को भी टेराकोटा नाम से पुकारा गया है। यानी कि जो उस समय मुहरें होती थी, मिट्टी की मुहरें, उनको पका दिया जाता था। इसी तरीके से जो मिट्टी के ईंट हैं उनको पका दिया गया, और जो ज़्यादा टेम्परेचर पा करके, ताप पा करके हार्ड हो गए और उनका आकार थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है? टेराकोटा कहा गया है। तो यहाँ पे अमूमन मुहर और ईंट दोनों के लिए ही टेराकोटा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके लिए हम जनरल भाषा एक यूज करते हैं। ठीक है, तांबड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मकान बनाने के लिए ईंट का जो प्रयोग होता है उसमें एक तांबड़ा ईंट भी होता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जो दीवार की नींव होती है उसमें भरने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो सिंधु सभ्यता में ऐसी ईंटों को या ऐसे मुहरों को टेराकोटा कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी जगहों पे ऐसे ही ईंटों का प्रयोग किया गया, यानी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, क्योंकि कालीबंगा जो कि राजस्थान का प्लेस है और रंगपुर जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ के कुछ मकान जो है कच्ची ईंटों के भी बनाए गए थे। ऐसा नहीं है कि केवल पक्की ईंटों के ही बने थे, लेकिन यहाँ पे जो कि दो प्लेस के दो जो पुरास्थल हैं सिंधु सभ्यता के, यानी कालीबंगा और रंगपुर, यहाँ के जो मकान बनाए गए थे, कुछ मकान कच्ची ईंटों से भी बनाए गए थे। वहीं धौलावीरा, यह भी एक गुजरात का ही प्लेस है, धौलावीरा के कुछ मकान पत्थरों के बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे पत्थरों के मकान भी बनाए गए थे। बढ़ते हैं आगे। तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और इसके बारे में हमने पहले ही बात किया कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यहाँ पे कांसे का जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो कांसे की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा है, यानी कांसे की मूर्तियाँ या फिर और चीज़ें जो है वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और कांसा जो है वो तांबा और टिन को मिला करके बनाया जाता था। तो कांसे की चीज़ यानी कि ब्रॉन्ज की चीज़ें ज़्यादा प्राप्त होने की वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता का नाम भी दिया गया। यहाँ के लोगों को सोना, चांदी, तांबा आदि के बारे में जानकारी थी, लेकिन यहाँ के लोगों को लोहे की जानकारी यानी लोहे धातु के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी या किसकी जानकारी नहीं थी किसकी जानकारी। इसके लिए 3-4 बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अलावा किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी, इसके अलावा किस फसल के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। वो आगे के क्रम में देखेंगे हम लोग। और सिंधु सभ्यता में मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके कहाँ खुलते थे? गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन एक ऐसा स्थल था यानी कि लोथल, जो कि गुजरात का एक स्थल है। ठीक है, तो लोथल में जो मकान बने होते थे उनके दरवाजे गलियों की तरफ न खुल करके कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। आद्य इतिहास का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें
लिपि प्राप्त हुई है उस सभ्यता से संबंधित, लेकिन हम इसे अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, यानी इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यानी किसी सभ्यता से संबंधित हमें लिखावट या सिंबल्स तो मिले हैं, अभी लिपि के बारे में हमें डिस्कस करना है, लेकिन वो उन्होंने क्या लिखा है या क्या उनके संकेत है, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। तो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं या जो साक्ष्य होते हैं या स्रोत होते हैं, उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी लिखावट को नहीं समझ पा रहे हैं। इतिहास की ऐसी चीज़ों को हम आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और हम बात करेंगे कि इस इतिहास को भी 3 पार्ट में रखा गया है। एक को प्री हिस्ट्री कहा गया, दूसरे को प्रोटो हिस्ट्री कहा गया, और तीसरे को क्या कहा गया, हिस्ट्री कहा गया। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी कि प्राक इतिहास, जो कि लिखावट हमें प्राप्त नहीं होता है, केवल साक्ष्यों पर आधारित है, प्रमाण पर आधारित है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है आद्य इतिहास, यानी हमें इस काल के लिखावट और सोर्सेज यानी कि साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम लिखावट को पढ़ नहीं सके हैं। और हिस्ट्री का मतलब है इतिहास, अर्थात हमें इस सभ्यता से संबंधित लिखावट भी मिली है और उसे हम समझ भी सकते हैं। तो इसमें से सिंधु सभ्यता आपके दूसरे पार्ट में आता है, यानी कि आद्य इतिहास में आता है। इसका मतलब है कि हमें लिपि प्राप्त हुई है, लेकिन हम इसे अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। आगे देखें तो सिंधु सभ्यता का संपूर्ण आकार कैसा था। सिंधु सभ्यता का संपूर्ण आकार था त्रिभुजाकार, और सिंधु सभ्यता से हमें मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्ति पूजा इसी समय से प्रारंभ हुई थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि मूर्तियों की संख्या यानी कि बहुतायत संख्या में, बहुत संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण से ये माना जाता है कि मूर्ति पूजा संभवतः सिंधु सभ्यता से ही प्रारंभ हुई, लेकिन यहाँ से मंदिरों के प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। लोथल, आगे बात करते हैं तो लोथल, बालाकोट, सुत्काको तथा सुत्का गेंडोर, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। और आपके क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह यानी कि पोर्ट टाउन कौन सा है, पत्तन नगर कौन सा है। तो वहाँ पे ये चारों ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, आंसर में दिए जाते हैं, लोथल, बालाकोट, सुत्काको और सुत्का गेंडोर। तो अब इसमें से हमें करना क्या है, इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण जो पत्तन नगर था वो कौन सा था, तो वो था लोथल। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो वो लोथल था। तो सिंधु सभ्यता, लोथल, बालाकोट, सुत्काको और सुत्का गेंडोर सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह या पत्तन नगर लोथल का था। आगे